देखो, धारा और तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये बताया गया था। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग को बताया गया था अपवाह वेग भी कहते हैं। अपवाह वेग, कल नेटवर्क खराब हुआ, बीच में कोई डिस्टर्ब हुआ, अब कहाँ तक था मुझे नहीं पता है, हम ये शुरू कर रहे हैं। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग नियत वेग है, जिस वेग से मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर चलते हैं। नियत वेग है स्थिर वेग, इसे अपवाह वेग भी कहते हैं, इसको वीडी से लिखते हैं। तो हेडिंग था धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि चालक तार है, इसकी लंबाई L है और क्षेत्रफल A, अंतरश क्षेत्रफल A। यदि इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, एक आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम, तो तार का आयतन क्या होगा? तार का आयतन क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तार का आयतन होगा। तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? A L N, क्योंकि एक आयतन में n है तो Al में Aln होगा। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Aln। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश जो होगा वो Q बराबर Aln E, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की आवेश, Aln इलेक्ट्रॉन पे Aln E आवेश। ये तार में स्थित आवेशों की मात्रा आगे कितना आवेश होगा। मान लेते हैं आवेश t समय में Vd वेग से L दूरी तय करते हैं। t समय में Vd वेग से L दूरी तय करते हैं तो हम लोग पर एक समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, t बराबर L/Vd। और फिर हमें ये भी पढ़ा है धारा क्या होगा इसे तुल्य, I बराबर Q/T। तो I इज इक्वल टू Q के साथ लिखेंगे ANE/T, T के स्थान पे L/Vd। L से L कैंसिल हो गया तो I बराबर NEAVD। ध्यान देना, I बराबर NEAVD। धारा, यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। यही धारा तथा अनुगमन वेग में क्या है? संबंध है। I = NEAVD, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट है ये गड़बड़ किए लड़के, क्वेश्चन बोलते हैं हम और वो केवल बदलना वाला, उसको बदलने में कंफ्यूज कर दिए लड़के। बहुत से कम लड़के इसका सही सवाल n का मान निकाल पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में बता बोल रहा है ये क्षेत्रफल है, Vd अनुगमन वेग है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एकांक आयतन E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, I धारा है। क्वेश्चन एक है इसमें, यदि किसी तार का अंतरश क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, प्रति सेंटीमीटर क्यूब में 10⁶ मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यदि अनुगमन वेग 20 मीटर पर सेकंड हो, 20 मीटर पर सेकंड हो तो इसके तुल्य धारा क्या होगी? इसमें सिर्फ ये है प्रति सेंटीमीटर क्यूब 10⁶ इलेक्ट्रॉन है। अब इसी को बदलने में लड़के गड़बड़ कर देते हैं। कौन सी गणित लगाते हैं? कक्षा 5-6 वाली गड़बड़ हो जाता है। हमको एमकेएस पद्धति पे करना है तो प्रति मीटर क्यूब में बात करेंगे हम। तो 1 सेंटीमीटर, देखो ध्यान से, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁶ इलेक्ट्रॉन, 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? अधिक होगा, जाहिर सी बात, 1 मीटर क्यूब अधिक होगा। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁶, 1 मीटर क्यूब मतलब हो गया 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, गुणा कर
6 × 10⁻⁶ = 10⁻12। ये होगा स्मॉल n बराबर 10⁻12। इसी को बदलने में उल्टा सीधा करके 10⁻−12 +12 या और कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, जो भी दिमाग में। अरे 1 मीटर क्यूब में निकालना, 1 मीटर क्यूब में अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना इलेक्ट्रॉन, 1 मीटर क्यूब इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। स्मॉल n का मान हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, कैपिटल ए बराबर हो जाएगा 10 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻4 मीटर, ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बस रख दो इसी में। I बराबर NEAVD। n का मान है 10⁻12, E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19, इसका मान है 10⁻³ और VD का मान है 20। बस इतने एम्पियर भार आ जाएगी। इसमें सिर्फ n निकालना सबसे कठिन है, ये गड़बड़ी मत करना। 1 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब में एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना है। इसको रख देंगे कि अच्छा सवाल था, ये गड़बड़ हुई, अच्छे से लगे। डॉक्टर इंजीनियर जो बने हैं, ये सवाल में बहुत से लोग कठिन नहीं था, लेकिन क्या दिक्कत था हमारे समझ नहीं आता। इतने डॉक्टर इंजीनियर से पढ़ाए बने हैं, लेकिन इस सवाल ये क्वेश्चन जरूर होते हैं। लड़रा गए हैं हड़बड़ी में, ऐसा नहीं कुछ कोई कम नहीं लगा पाए, बहुत से लोग लगाए भी हैं। अब अगला शुरू होता है अनुगमन वेग के आधार पर। पहले तो ओम का नियम देख लो। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था न बदले, स्थिर रहे, तो चालक के सिरों पर व्युत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता? समानुपाती, V समानुपाती I। और जब समानुपाती हटेगा नियतांक आएगा V = I। जहां I एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, तो V/I या हम कह सकते हैं विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है जो चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। इसका मान मात्रक ओम होता है। ये ओम का नियम हुआ। अब ओम के नियम का सत्यापन अनुगमन वेग के आधार पर, ओम के नियम की व्युत्पत्ति अनुगमन वेग के आधार। तो पहला चीज हम करेंगे, हम जानते हैं I = अभी भी पढ़े NEAVD। अब होता क्या है यहां देखो, मान लेते हैं किसी चालक तार पर जो विभवांतर है उसके सिरों को उत्पन्न करते हैं वे V है। चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन पर लगे विभवांतर का उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो, तो तार के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर होगा E × E। Q × E होता है, आ चुके इसको आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, तो उस पर एक बल लगता है F बराबर QE। धन आवेश है वैद्युत बल धनावेश दिशा में, ऋण आवेश है तो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। यहाँ तक हुआ था। और F बराबर हो जाएगा E और V की हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया है, विभवांतर बड़ी दूरी V/I। और फिर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, Ma बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण EVL। A बराबर हो जाएगा EV/ml। समीकरण नंबर इसको 1 कहो, इसको 2। त्वरण जो इस पर लगेगा वो EV/ml आ गया। अब मान लेते हैं इस त्वरण के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनकी प्रारंभिक वेग शुरुआत में स्थिर थे, 0 था, ताऊ क्रांतिकाल में ये वेग VD प्राप्त कर लेते हैं। क्रांतिकाल क्या है? 2 चक्करों के बीच लगे समय को ही क्रांतिकाल कहते हैं, जो ताप, इसका मान ताप पर निर्भर करता है। तो यहां पर वो बहुत कचरा करके नहीं, गति का पहला समीकरण हम जानते हैं V = U + AT। V अंतिम वेग है, अंतिम वेग को VD प्राप्त कर लेता है। अनुगमन वेग VD प्राप्त किया, शुरुआती वेग 0 था A, ये हो जाएगा EV/ml × टाउ क्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम। 2 टक्करों के बीच लगे समय को ही क्या कहेंगे? क्रांतिकाल कहेंगे। क्रांतिकाल में EV/ml × टाउ, ये VD
इसको VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, VD का मान समीकरण 1 में रखने पर I इज इक्वल टू NEAVD के स्थान पे लिखेंगे। VD क्या था भी, यहां से आया था क्या बनाए थे, हाँ फिर देख लें, मिटा दिए उसको। F बराबर E हो जाएगा M में, A बराबर आया था यहां से EV/ml इतना। और तो VD बराबर हो जाएगा U0 था, A टाउ, A का स्थान इसके A टाउ, A का स्थान लिखेंगे EV/ml, यहां लिखेंगे EV/ml इंटू टाउ, मिटा दिए थे इसकी भूल, गड़बड़ हो गया था। EV/ml इंटू टाउ VD का स्थान लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इसको पूरा कर लेंगे। I इक्वल टू NE स्क्वायर AV/ml इंटू टाउ। ध्यान देना, NE स्क्वायर यहां से n हो जाएगा, E स्क्वायर A V टाउ अपॉन ml। अब इसको ml इधर ले जाओ, ml बटे n E स्क्वायर A टाउ बराबर V बटा I इधर लाओ, इसको इधर ले, सबको इधर लाओ। अब देखो ताप स्थिर है, पहली चीज जानो, यम स्थिर होता है, यल तापमान की लंबाई नियत है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या भी नियत है, इलेक्ट्रॉन के आवेश से भी नियत है, एक क्षेत्रफल ये भी नियत है। यदि ताप स्थिर रहे, क्योंकि भौतिक अवस्था न बदले, ताप दाब आदि न बदले, ये टाउ क्रांतिकाल स्थिर होता है। तो इस इधर की जितनी भी राशियां हैं, ये नहीं बदला, ये स्थिर, टाउ भी, यदि ताप नहीं बदला तो भी स्थिर है, इसके मतलब ये नियतांक हो जाएगा। तो V अपॉन I इक्वल टू नियतांक। और यही ओम का नियम है, यही ओम का क्या है, नियम है। चालक कार के सिरों को उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ओम के नियम की उत्पत्ति अनुगमन वेग के आधार पर आसानी से हम कर सकते हैं। फिर होता है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब देखो हम जानते हैं, आसान है, I इक्वल टू NEAVD, I इक्वल टू NEAVD, इसको इधर लाओ, I अपॉन A इज इक्वल टू NEVD। और हमने पढ़ा है धारा बटे क्षेत्रफल, धारा बटे क्षेत्रफल, ये धारा घनत्व होता है, इसको J से लिखते हैं। तो J इक्वल टू NEVD, ये धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध है। अब रेट डालना, वैद्युत प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का शब्द यहां रुकावट से है। प्रतिरोध का शब्द यहां क्या है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर आवेश प्रवाह में बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर आवेश प्रवाह या धारा प्रवाह में बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से लिखते हैं। और अभी हमने पढ़ा था R बराबर होता है V अपॉन I। अब V अपॉन I, R का मात्रक ओम होता है। R की बीमा निकालनी है, कैसे बीमा निकाले उसको देखो। रट नहीं याद करो, बीमा कोई नहीं याद करेगा, कभी भी पावर काम है याद करना, बीमा कैसे कोई याद करेगा, निकालो तुम, लगेगा 1 मिनट, मास्टर कहता याद कर लो, याद करने वाली चीज घात भूल जाएगी, इधर उधर हो जाएगा, याद नहीं, इसको ऐसे निकालो, समय लगेगा।
W अपान Q, V बराबर W अपान Q इंटू I। R बराबर W अपान Q क्या होता है, I अपान T, I स्क्वायर T यहाँ Q बराबर I इंटू T, I इंटू T। धारा बराबर आवेश बड़े समय, आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणे समय, ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू टी। अब बीमारी को इसका होता है m स्क्वायर टी माइनस 2, एक धारा है a स्क्वायर टी समय है कैपिटल टी, तो इसके ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 2, बस ऐसे निकाल लेंगे। आर और वी अपान आई, वी होता है अकाल बड़े आवेश और आवेश होता है धारा गुणे समय, धारा स्क्वायर इतना करके निकल जाएगी आसान से। देखो थोड़ा 2 सेकंड और लगेगा इसमें। चालक तार का जो गुण होता है, पदार्थ का जो गुण है वो उसके आकार और उस पर रूप पर निर्भर कर रहा है। तीसरा देखो, चालक तार का प्रतिरोध समानुपाती होता है उस चालक तार की लंबाई, और चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रम समानुपाती होता है उस चालक के क्षेत्रफल। जितना अधिक लंबा होगा उतना अधिक प्रतिरोध होगा, जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना कम प्रतिरोध होगा। दोनों मिला दो इसमें, तो R समानुपाती L अपान A, R बराबर हो जाएगा रो L अपान A, समानुपाती रखता है तो रो शब्द एक आता है, रो L अपान A। यहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है जिसका मात्रक ओम मीटर होता है। यह पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का लाक्षणिक गुण है, अर्थात ये लाइन याद रहे, केवल पदार्थ पर निर्भर करता है और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। स्टील की जितने प्रतिरोध होंगे तार, मोटा छोटा जितना, सबका विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। कितना लंबा कितना मोटा कितना छोटा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का लाक्षणिक गुण है जो इस पे है, केवल उसके पदार्थ निर्भर करता है। कितना मोटा कितना छोटा लंबा है उस पर नहीं, मात्रक होगा ओम मीटर। तो R बराबर रो L अपान A। अब इस पर 2 क्वेश्चन हम करवाएंगे। एक तो तार का बहुत पतला है, तो तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई दुगुना कर दिए दुगुना हो जाएगा, तिगुना करे तिगुना हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन बोल दे रहे, इसको लगाए रखना। एक किसी बेलनाकार तार की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें, बेलनाकार तार की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल था, यदि किसी तार की लंबाई बेलनाकार, यहाँ बेलनाकार है, तार की लंबाई n गुनी कर दें तो तार का प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, स्मॉल n गुनी है तो तार का प्रतिरोध कितना गुना। ये दोनों क्वेश्चन तुमको करना है बस। और इसको ख्याल रखना, पतला बहुत पतला है, क्षेत्रफल उसकी तुलना में नगण्य है, तो अगर 10% लंबाई में वृद्धि की है तो प्रतिरोध में भी 10% वृद्धि हो जाएगा। लेकिन अगर बेलनाकार तार है तो इसको अलग करेंगे। दोनों सवाल कर आएंगे, कोशिश किए रखने